हाय व्यूअर, दिस इज़ हमाद हसन अगेन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं व्यूअर्स। और हमने अब तक इमोशनल ट्रॉमा के कुछ एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है और हमने ये बताया था कि इमोशनल ट्रॉमा क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी स्टोरी में किसी भी करैक्टर के लिए। इसलिए व्यूअर्स कि ये हमारा एक इंटरनल जर्नी है जिसे हम करैक्टर आर्क कहते हैं, कि करैक्टर जो है वो अंदर क्या सोच रहा है। और यही बात है कि हमने ये कंक्लूड किया अब तक कि उसके जो फियर्स होते हैं, उसका जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, वही चीज़ उसकी बाहर वर्ल्ड में भी उसको नज़र आती है। लिहाजा वो जो एक्शंस लेगा या वो जो उसके एटीट्यूड्स होंगे वो डेफिनेटली उसके अंदर की अक्कासी कर रहे होंगे, यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे बाहर की तरफ। यहाँ तक हमने देख लिया था और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इसके फॉल आउट्स क्या होते हैं। व्यूअर्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे इमोशनल सेंसिटिविटी से, कि ये करैक्टर से कैसे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पर आप शेयर भी करें ताकि हमें ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। व्यूअर्स, ये याद रखें, जब भी हम कोई फिक्शन लिख रहे होते हैं तो उसमें कोई भी दो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक जैसा नहीं बयान कर सकते। यानी कि अगर आपके पास दो कैरेक्टर्स हैं किसी भी फिक्शन में, फिल्म है, नावल है, तो कोई भी दो कैरेक्टर्स की फीलिंग आप एक जैसी आपको नहीं रखनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकती, क्योंकि हर करैक्टर एक डिफरेंट होता है। और जब हम किसी सिनेरियो की बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम किसी फिल्म की या नावल की बात कर रहे हैं तो फिर वो करैक्टर्स तो बड़े स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो डेफिनेटली हमें कोई दो करैक्टर्स की फीलिंग जो है वो एक जैसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स जो करैक्टर्स होते हैं वो इमोशनली एक्टिवेट होते हैं, चाहे वो अच्छे मानों में एक्टिवेट हो रहे हों या बुरे मानों में एक्टिवेट हो रहे हों, लेकिन वो एक्टिवेट होते हैं उन वाक़यात से या उन हैपनिंग से जो उनके साथ हुआ होता है, या वो जिस तरह हर्ट हुए होते हैं तो उस लिहाज से वो एक्टिवेट कर रहे होते हैं अपने आप को। यानी साथ वो किस लिहाज से जो हैं वो हर्ट हुए, क्या उनका कोई कॉन्फिडेंस शेक हुआ, क्या अपनी फैमिली, अपने बच्चों, बीवी और खामंद के मतलब उनका कोई बिलीफ टूटा, कोई ट्रस्ट टूटा, क्या कोई अपनी आइडेंटिटी के बारे में यानी अपनी शख्सियत के बारे में कोई क्वेश्चन उसके उठ के। तो डिपेंड करता है कि कैसे वो हर्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो भी उसके साथ हुई होंगी तो वो सेंसिटिव हो जाएगा कुछ चीज़ों के बारे में, तो लिहाजा उसकी फीलिंग्स भी जो है वो सेंसिटिव होंगी टू डिफरेंट स्टिमुलस, या जो वाक़यात उनके साथ होंगे उस लिहाज से उनकी सेंसिटिविटी भी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो व्यूअर्स, हमने पिछले लेक्चर्स में इमोशनल शील्डिंग का बड़ा जिक्र किया और हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये वो शील्ड होती है जो कि करैक्टर ने अपने पे एक लेयर लगा ली होती है। तो व्यूअर्स, ये इमोशनल शील्डिंग सिर्फ ये नहीं कि आपको हर्टफुल सिचुएशन से जो है वो एट डिस्टेंस रखेगी, फासले पे रखेगी, बल्कि कुछ इमोशनल फीलिंग्स जो होंगी कुछ ख़ास मौक़ों पर, ख़ास इवेंट्स पर भी जो उनकी इमोशनल फीलिंग्स किसी भी करैक्टर होंगी उसको भी वो दूर रखेंगी, उसको होने नहीं देंगी। मिसाल के तौर पे अगर एक करैक्टर ऐसा है कि जिसके पेरेंट्स ने बचपन पे ही उसको छोड़ दिया, अबंडन कर दिया, ठीक है, तो अब कभी सपोज़ वो किसी वेडिंग पे जाता है, जब वो बड़ा हो गया है, वेडिंग पे जाता है और वहाँ पर वो कहता है कि एक ख़ानदान डेवलप हो रहा है, कि माँ बाप वो जिनकी शादी हो रही है वो पास खड़े हैं, तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा, शायद उसको गुस्सा है इस बात पे, शायद वो जेलस हो। तो ये जो उसके इमोशंस हैं, ठीक है ना, वो भी ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इमोशंस तो उसको होना तो ही चाहिए कि वो खुश हो, लेकिन ये जो इमोशनल शील्डिंग है उसको खुश भी नहीं होने दे रही, तो वो जेलस हो रही होगी या हो रहा होगा इस सारी सिचुएशंस में कि यार इसके पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना लव कर रहे हैं, तो शादियाँ उनकी कर रहे हैं, तो इस लिहाज से भी इमोशनल फीलिंग, तो ये सेंसिटिविटीज़ में आता ही है। तो ये इमोशनल सेंसिटिविटीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ और यही वो चीज़ें होती हैं। अब आप ये देखें ना कि अगर आपने एक ऐसा करैक्टर डेवलप किया हुआ है, वो ऐसे इवेंट में जा रहा है जहाँ पे उसको खुश होना चाहिए, लेकिन उसके इमोशंस जो हैं वो खुशी के नहीं हैं, वो एंगर के हैं, वो जेलसी के हैं, हेट के हैं। तो हमें कितना कुछ उस करैक्टर के बारे में पता लगेगा कि वो क्या कुछ फील कर रही है या कर रहा है और क्यों। तो आप जब इमोशनल सेंसिटिविटीज़ का आपको पता होगा तो इसकी वजह से आप करैक्टर के मुख्तलिफ इवेंट्स में आप रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस को
लिख सकते हैं, यानी कि उसके थॉट्स क्या आ रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या महसूस कर रहा है, उसके डायलॉग्स क्या होंगे। तो ये बहुत कुछ आप अपने करैक्टर के बारे में इन सेंसिटिविटीज़ की वजह से अपने करैक्टर को डीप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मोस्ट करैक्टर्स के मॉरल कोड्स बन जाते हैं, यानी कि चलें कुछ करैक्टर्स में सोशियोपैथ या साइकोटिक्स इनको आप निकाल दें जिनके डेफिनेटली कोई मॉरल एथिक्स नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस में करैक्टर्स के एक मॉरल कोड बन जाता है, यानी गोया कि उन्होंने अपने गिर्द एक ऐसी लाइन बना ली होती है जिससे वो क्रॉस नहीं करते। और व्यूअर्स, ये डेफिनेटली ये जो मॉरल्स होते हैं हमारे, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बनते ही ज़्यादातर कब हैं, आपके बचपन से। आपको किसने पाला, आपको किसने पढ़ाया, आपके साथ किसने वक्त ज़्यादा गुजारा, तो ज़्यादा मॉरल बिलीफ्स आपके, ये मॉरल कोड्स जो हैं वो उस टाइम डेवलप हो रहे होते हैं। फिर होता क्या है, कोई वुंडिंग इवेंट आता है और वो आपके इन सारे चीज़ों को आल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, आपके मॉरल कोड्स को बदल देता है। तो व्यूअर्स, इसी लिहाज से फिर उसके मॉरल्स भी शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं जब उनको किसी किस्म का ऐसा ट्रॉमा आता है, कोई सिस्टम की तरफ से, किसी शख्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अदारे की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उनके जो मॉरल्स हैं वो शिफ्ट होते हैं। मिसाल पर अगर आपने देखा हो कि किसी के वालिदैन हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े काइंड हैं, वो लोगों से बड़ा अच्छा मिलता है, बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन सपोज़ अगर वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट खेलने के से उसकी जो बॉल है वो साथ वाले के घर के विंडो के शीशे को तोड़ देती है, ठीक है। तो ये एक आम मतलब सपोज़ रूटीन का एक अमल है। तो क्या होता है कि उसके घर वाले उस बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस में, ठीक है। फिर इसका बाप या इसके जो वालिदैन हैं बच्चे के, ये भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपना मुद्दा बयान करते हैं, लेकिन ये पता चलता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ये उनकी फेवर कर रहा है, ठीक है। हालांकि मामला इतना बड़ा नहीं बच्चे का है, हम वो भर भी देते हैं। तो फिर जब उसको ये अंदाज़ा होगा कि ये सब मिल गए आपस में, तो फिर आप सोचें कि वो उसको ये पता लग रहा होगा उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो वो फिर समझो कि एक तरह का मॉन्स्टर बन जाएगा। वो हो सकता है पुलिस वाले का गर्दन पकड़ ले, ठीक है। वो हो सकता है उस घर वालों के लोगों पर चढ़ाई कर दे, उसको गालियां निकाले, उनको जाके मारे। तो फिर आप देखते हैं कि ऐसे मौक़ों पर ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। हमने कई फिल्मों में भी ऐसा देखा है। तो ये ठीक होता है, ये रिएक्शन होता है, लेकिन अगेन हमें पता हो कि क्यों ये एक्शन आ रहा है। सिंपल ये नहीं कि एक एक्शन यार मैंने रखना है इसको मैं रख दूँ, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि वाई। फिर किसी कैरेक्टर के जो मॉरल बिलीफ्स हैं वो उसके अंदर कोर का हिस्सा है। याद रखें कि बिलीफ्स आउटर चीज़ नहीं है, बिलीफ्स आपकी इनर चीज़ है। लिहाजा मॉरल बिलीफ्स जो हैं आपके वो इनर कोर की चीज़ें हैं आपकी, और यही आपको डिक्टेट करती हैं कि आपने दुनिया में करना क्या है, हाउ यू विल एक्ट। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ एंगल से मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए और उसमें कौन सी नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं। व्यूअर्स, गोया कैरेक्टर के मॉरल चाहे शिफ्ट भी हो चुके हों, फिर वो जो एक्शन कर रहा होगा वो आपके रीडर को या देखने वाले को बहुत सारे ऐसे डॉट्स देगा जो कि मिलाएंगे कि ये कैरेक्टर क्या है, ठीक है ना। वो जो एक्शन कर रहा होगा चाहे उसके मॉरल शिफ्ट हो चुके हों, ठीक है ना, तो वो जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा वो बेसिकली आपके रीडर को या आपके देखने वाले को, अगर आप फिल्म लिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत सारे क्लूज इसको ऐसे दे रहा होगा कि कैरेक्टर को समझो। तो व्यूअर्स, अगर हम एक ये वुंड के फॉल आउट की केस स्टडी जो कि हमने पहले भी जिक्र किया था, ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वाइफ जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसके बारे में ही हम एक केस स्टडी लेते हैं। तो हम डेफिनेटली इसमें ये देखना चाहेंगे कि जो मॉरल शिफ्ट्स होते हैं, ठीक है ना, आपने एक मॉरल बिलीफ उसका बना, फिर मॉरल शिफ्ट हुआ सपोज, तो वो आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। व्यूअर्स, हमने जिक्र किया था कि एक कैरेक्टर के जो कोई वूंड आता है या इमोशनल वूंड आता है, उससे डेफिनेटली कैरेक्टर में चेंज आती है, उसके लाइफ की ट्रजेक्ट्री में चेंज आती है, उसके देखने के, उसके स्टाइल में और व्यू करने में वर्ल्ड को चेंज आती है, और वो एक जो फॉल्स बिलीफ बन जाता है। तो वो फिर क्या होता है, वो फॉल्स बिलीफ उसको होल्ड बैक कर लेता है, वो स्टक हो जाता है कई चीज़ों के मामलात में, अपने रास्ते में, अपनी लाइफ को गुजारने में वो कई मामलात में स्टक हो जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम मॉरल शिफ्ट को अंडर एस्टिमेट ना करें,
उस सारे सिलसिले के साथ, जो कि उसका एक मॉरल बिलीफ बन गया था, जो कि एक ब्लाइंड स्पॉट था उसमें, तो उसके साथ अगर मॉरल शिफ्ट को भी साथ लेकर देखें तो हम देखेंगे कि फिर करैक्टर में कितनी डेप्थ आती है। अपने वो करैक्टर के बारे में, अहमद के बारे में ये देखा था, जब उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया और उसको पता चला तो डेफिनेटली वो एक फॉल्स बिलीफ में चला गया कि वो एक शादी वाला मटीरियल ही नहीं, यानी कि उसको कहीं और अच्छा लव मिल गया, लिहाजा वो इस काबिल नहीं था कि उसको लव दे सकता, तो वो एक फॉल्स बिलीफ में चला गया था, जो कि एक झूठ था कि गोया उसने सेल्फ ब्लेमिंग शुरू कर दी थी। ये हमारा वो सिनेरियो था। अब आप एक लम्हे के लिए अहमद की जगह खुद को तसव्वुर करें, खुद को उसकी जगह पे लेकर आएँ। अब सोचें कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि कोई शख्स नहीं, उसकी वाइफ एक पार्टनर 5 साल के बाद का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो हमने एक स्टोरी बनाई थी, तो उसमें क्या है कि वो, अगर आप ये सोचें कि अगर आपके साथ ये वाक़या हो जाए तो आपको कैसा लगेगा कि आप जब ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि यार आपसे कोई मोहब्बत ही नहीं कर सकता, या आप किसी से मोहब्बत करने के काबिल नहीं, या किसी को साथ लेकर चलने के काबिल नहीं, तो आप पर क्या गुजरेगी। तो ये सिनेरियो अहमद के साथ है। तो फिर आपका बेसिकली अपने बारे में बिलीफ टूट जाता, आप अपने बारे में शेकन हो जाते हैं, और डेफिनेटली फिर आप जो हैं वो, जब आपका सेल्फ बिलीफ जब शेक होगा, जब सेल्फ बिलीफ आपका शेक होगा, तो ज़ाहिर बात है आप में एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी। अब ये जो इनसिक्योरिटी है ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को प्ले करेगी। तो अहमद के केस में ये जो रिजेक्शन हुई है एक बीवी की तरफ से, ये इसको ले डूबी है। अब उसके लिए ज़िंदगी में कोई नई चीज़ या कोई अच्छा होना अब उसके माइंड में कभी भी नहीं आएगा। वो उस रिजेक्शन को कभी उस तरह भुला ही नहीं पा रहा होगा, ठीक है। तो लिहाजा उसके जो एक्शंस होंगे वो उसी लिहाज से होंगे। अब वो ऐसे तमाम सिचुएशन से या ऐसे उन तमाम वाक़यात से ख़ुद को दूर रखेगा जहाँ पे उसको थोड़ी सी भी हिंट होगी कि वो रिजेक्शन में जा सकता है फिर, और वो जो ट्रॉमा उसने उस रिजेक्शन का फ़ील किया उसको वो कभी भी दोबारा फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो वो इटसेल्फ एक ट्रॉमा है, और दूसरा उस ट्रॉमा का जो रिपरकशन है वो ये है कि वो फिर मज़ीद डिप्रेशन में भी जा सकता है, या मज़ीद उस फॉल्स बिलीफ में जा सकता है कि यार ये तो शायद मुझे तो शायद पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मुझे हर दफ़ा मुझे रिजेक्शन मिली है। तो लिहाजा वो उस चीज़ को, अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए उन इवेंट्स में, उन सिचुएशन में नहीं जाएगा। तो व्यूअर्स, अब अहमद जो है वो अगर मतलब उसके दिन अब कैसे गुजरेंगे, यानी आपकी स्टोरी कैसे चलेगी। तो सपोज एक सबसे पहले तो वो जो अगर जो फियर उसका बढ़ेगा तो वो एक इमोशन शील्डिंग बनाएगा, ताकि वो उस फियर से इतना फियरफुल है कि वो दोबारा उस चीज़ को होने नहीं देना चाह रहा, और वो इमोशन शील्डिंग कर लेता है। इस इमोशनल ट्रॉमा से पहले वो शायद बहुत फ्रेंडली हो, वो ज़िंदगी में बड़ा जॉली हो, वो ज़िंदगी को में लोगों को लेकर चलने वाला हो, लेकिन उसके बाद, इस ट्रॉमा के बाद, इस फियर ने उसको इस तरह कर दिया है कि अब वो जो है वो लोगों के साथ इंटीमेसी नहीं करना चाह रहा, वो लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाह रहा। इवन यहाँ तक कि अगर वो किसी ऑफिस में काम करता है और वो समझता है कि कोई उससे ज़्यादा किसी बात को क्लेम कर रहा है या उसके चांसेस हैं कि वो ऊपर आ जाए, तो वो उसको हर्ट कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या इनसिक्योर हो चुका है इस सारी बात में, और वो डेफिनेटली रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी को देख रहा है, ठीक है ना। तो वो उसकी चीज़ें और ज़िंदगी की और चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, गोया वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को इसी नज़र से देखना शुरू हो गया। रिलेशनशिप में उसका डिस्टेंस आएगा, डेफिनेटली उसका डिस्टेंस आएगा, क्योंकि रिलेशनशिप भी तो टूटा है उसका, और वो ऐसा रिलेशनशिप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी की ज़िंदगी में। शादी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है किसी भी इंसान में, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बन रहा होता है, और वो उसका शैटर हुआ है। जब उसका वो शैटर हुआ है, नए लोग उससे इंटरेक्ट करेंगे तो वो इतना वार्म नहीं उनको कोई वेलकम नहीं करेगा, क्योंकि वार्म वेलकम नहीं उसका होगा, वो कोशिश करे कि वो अवॉइड ही करे। और इवन अगर वो अपने इस्टेब्लिश फ्रेंड्स के साथ भी मिलता है, जो उसके पुराने दोस्त, जिसको हम लंगोटिए दोस्त कह सकते हैं, उनके साथ वो थोड़ा सा कंफर्टेबल तो होगा, लेकिन वो ये क्या जज करेगा, वो उस टाइम ये जज करेगा, उनके साथ वो उस तरह के लतीफ़े नहीं सुनाएगा जो वो आज बचपन में सुनाता होता था, बल्कि वो उनकी बातों को ऑब्जर्व करेगा कि वो उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या उसके बारे में अपनी वो उन चीज़ों को नोट करेगा। तो इसका क्या मतलब है, हालांकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल दोस्त हैं, वो पुराने दोस्त हैं, उनके साथ उनका वक्त गुजरा हुआ है, तो थोड़ी सी सिक्योरिटी में तो होगा, लेकिन वो उन लोगों की बातों को ऑब्जर्व करेगा कि जो उसके बारे में वो उस वक्त कर रहे होंगे कि यार तुम ऐसे लग रहे हो, तुम यूँ, या तुम्हारा एटीट्यूड यूँ हो गया, तो उन चीज़ों को वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। और अगर अब किसी रोमांस की बात आएगी, मोहब्बत की बात आएगी, तो फिर अहमद जो है बहुत ही रिजर्व होगा। वो शायद टाइम पासिंग के लिए तो काम करे, लेकिन रिलेशनशिप बिल्ड करने में वो
नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो सिर्फ हो सकता है कि वक्ती फ़ायदा अपने रिलेशनशिप का उठा ले, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं करेगा। और यही वजह है कि वो जो ट्रॉमा है उसकी ज़िंदगी का, वो था ही रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली कोई कितनी भी खूबसूरत लड़की आ जाए तो वो उससे कभी भी रिलेशनशिप के बारे में, उसके साथ वो शायद 2-4 महीने की दोस्ती करना तो पसंद करे, लेकिन उसका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में बनाने का वो कभी भी प्लान नहीं करेगा। और अगर वो समझता है कि उसकी ये दोस्ती अब आगे बढ़ना शुरू हुई है तो वो तोड़ देगा उस दोस्ती को, वो उस दोस्ती को तोड़ देगा, चूँकि वो फियर उसको डराएगा तो वो उसको तोड़ देगा। तो गोया अब उसका जो दुनिया के बारे में जो व्यू बन गया वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बल्कि वो फियरफुल है, ठीक है ना। लिहाजा वो जो इवेंट उनके साथ हो गए हैं वो समझता कि शायद बार बार हों, ठीक है ना। अगर किसी शख्स को कोई कुत्ता काट जाता है ज़िंदगी में एक दफ़ा, तो वो कुत्ते से डरता रहेगा पूरी ज़िंदगी भर, इसलिए कि उसको लगेगा ये कुत्ता भी काटेगा, लेकिन वो एक लाई होता है ना। तो व्यूज़ डेफिनेटली वो लाई है, कुत्ते ने उसको बार बार नहीं काटा, लेकिन उसका वो फियर डेवलप हो गया। लेकिन इस तरह ज़िंदगी में भी उसको ये एक सेंस आ गई है कि ये ट्रॉमा उसके साथ फिर ज़िंदगी में आएगा। अब वो हर चीज़ को किस रिफ्लेक्शन में देखेगा, रिजेक्शन और एबंडेंट, यानी कोई उसको छोड़ जाएगा, एबंडन कर देगा, कोई उसको रिजेक्ट कर देगा। और यही वजह है कि इवन अगर वो कोई इंटरव्यू, सपोज उसको नए कोई जॉब लेना चाहता है, तो वो शायद इंटरव्यू पे भी ना जाए, बड़ी तैयारी करे, सोचे, लेकिन उसके बाद वो ना जाए कि यार ये मुझे रिजेक्ट ना कर दें। वो रिजेक्शन का ट्रॉमा सिर्फ उसकी रिलेशनशिप में नहीं रह गया, उसकी आम जिंदगी में भी वो फंगस की तरह आ चुका है, ठीक है। तो वो अब नए इंटरव्यू शायद सुबह तैयार भी हो रहा हो, जाने के लिए रेडी भी हो, उस दफ्तर तक भी पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है वो अंदर तक नहीं जाए। तो देखें, ये भी आप अपने करैक्टर की इवेंट्स में इन चीज़ों को जैसे लिख सकते हैं। तो लिहाजा और वो बड़ा ऑब्वियस हो कि उसने उसमें हो जाना, उसका एक्सपीरियंस है, वो मतलब जो है उसका होना बहुत ही वहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट श्योर है, लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि वो रिजेक्शन की जो बात है अब उसकी ज़िंदगी के बाकी इवेंट्स में भी आ गई है। और चूँकि वो हमेशा अब इमोशनली, जज्बाती तौर पे सेफली खेल रहा है या एक्ट कर रहा है कि वो हर्ट ना हो, लिहाजा वो अब चीज़ों की गहराई में भी जाना पसंद नहीं करेगा। सारी बात है, जब आप एक चीज़ इमोशनली अवॉइड कर रहे हैं तो आपको कैसा पता लगेगा किसी चीज़ की डेप्थ में आप कैसे जाना, लिहाजा वो अवॉइड कर रहा होगा। और यही वजह है कि अब उसकी लिमिटेशन आ गई, उसकी हैप्पीनेस की लिमिटेशन, यानी कि जब अपॉर्चुनिटी से लिमिट हो जाएंगी, जब आप एक चीज़ के डीप जा ही नहीं रहे, उसको सोच ही नहीं रहे। मिसाल के तौर पर मैं लड़की की बात कर रहा हूँ कि उसका एक नया रिलेशनशिप है, हालांकि वो सोचता है कि मैं इसको नई तरह से डेवलप करता हूँ, वो नहीं कर रहा, तो उसको तो लिमिट, अपॉर्चुनिटी को लिमिट कर लिया ना। जब उसने अपॉर्चुनिटी को लिमिट किया तो उसकी हैप्पीनेस भी उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब वो देखिए कितना फंगस हो गया ये, कि वो हर चीज़ में इसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब अहमद ने अपनी इनर ग्रोथ को भी रोक दिया, चूँकि ये सब चीज़ें उसकी इनर से रिलेटेड हैं। जब इनर ग्रोथ को उसने रोक दिया तो एज अ करैक्टर तो वो शायद ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने गोल्स, एक्सटर्नल गोल को अचीव करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो फियर को फेस नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे अगर ज़िंदगी में आप सपोज कभी लिफ्ट में फंस गए हैं, तो आधा घंटा फंसे रहे हैं, बड़ी सफोकेशन वहाँ पे हुई, बड़ी प्रॉब्लम, 8, 10, 15 लोग थे, बच्चे भी थे, आपने कहा शायद ज़िंदगी का आपका ऐसा इवेंट आया है जो कि कहते हैं नहीं होना चाहिए था। तो अब ज़िंदगी भर आपका वो फियर रहेगा कि जब भी मैंने अब लिफ्ट में बैठना है तो मैंने फंस जाना है। क्यों? क्योंकि आप दूर से सोच रहे हैं। आपका फियर तब जाएगा जब आप लिफ्ट में दोबारा बैठें, लेकिन आप उस लिफ्ट में दोबारा नहीं बैठेंगे, आप उस फॉल्स बिलीफ में होगा कि इस लिफ्ट में दोबारा बंद हो जाना है। तो इट मीन्स कि वो फियर जो आपका है वो आपको इतना इनसिक्योर करता चला जाता है और आपको चीज़ों की डेप्थ में सोचने की भी ताकत आपकी छीन लेता है। इसी तरह सपोज आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में आप बैठे हैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सपोज, और उसका एक्सीडेंट होता है, आप बड़ी मुश्किल से बचते हैं, आप ज़ख्मी भी होते हैं। अब आप ज़िंदगी में ट्रेन में कभी नहीं बैठेंगे, आप डरेंगे कि यार ये ट्रेन जो है इसका फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो कब तक फियर रहेगा? वो फियर चलता रहेगा जब तक आप ट्रेन में अब दोबारा बैठेंगे नहीं और आपको पता लगेगा ट्रेन सेफली पहुंच नहीं गई। लिहाजा आपको वो फियर अवॉइड नहीं करना, फियर को फेस करना है एज अ करैक्टर, लेकिन वो करैक्टर नहीं करता, वो उस फॉल्स बिलीफ में है। तो हो सकता है अहमद के जो बच्चे हैं वही उसमें वो थोड़ी बहुत खुशी तलाश करें, लेकिन वो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड तो कर रहा होगा, लेकिन उसका फियर वहीं होगा कि यार ये बच्चे थोड़े से बड़े होंगे ये भी मुझे छोड़ जाएंगे।
यहाँ तक वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो व्यूअर्स वो अपने बच्चों के बारे में भी इस तरह सोचना शुरू हो जाएगा और फिर वो उनकी कई ऐसी ज़िद्दों को भी मान लेगा कि जो उसको नहीं माननी चाहिए, या जो ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपनी ताकत से भी बढ़कर उनके लिए लेकर आ जाता है या उनकी ज़िद्दों को पूरा कर लेता है, क्योंकि उसको डर है कि ये इसको कुछ छोड़ ना जाए। तो देखें करैक्टर के आप इस एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ये सारा कुछ तो उसके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या यूं ही चलता रहेगा? असल में उसके इनर ये जो मसला चल रहा है उसके अंदर एक होल पैदा होता चला जाएगा जो कि बड़ा हो रहा है। क्या मिसाल के तौर पर डेफिनेटली वो किसी नई रिलेशनशिप में नहीं जा रहा, वो तो डेट तो कर ले किसी लड़की के साथ, लेकिन डेफिनेटली वो रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। वो चूँकि उसका फियर है कि ये टूट जाएगा सारा कुछ, ये जो मैं दोबारा एक शीशे का महल बना रहा हूँ उसने टूट जाना है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, उस लाई के अंदर है। होगा क्या कि कुछ अरसे बाद जब कुछ साल गुजरेंगे उसको लगेगा कि उसके अंदर किसी चीज़ की कमी है, कुछ ऐसी नीड्स हैं जिसका मैं जिक्र आगे करूँगा, अनमेट नीड्स, आगे लेक्चर में हम उसका करेंगे, आज नहीं। तो वो उसको ऐसा लगेगा कि ये कुछ नीड्स हैं जो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा साहब, और वो अंदर से उस तरह खुश नहीं है, और माइट भी वही कह रहा हो कि उसकी एक रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो फियर है तो वो क्या करेगा, उसका अजाला या उसको इस तरह कंपनसेट करेगा, यार मैंने नई गाड़ी ख़रीद ली है, वो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना बच्चों को लेकर ना तो अपना अमेरिका के किसी बीच पे चला जाता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे 2 हफ्ते गुजारूँगा। तो वो बेसिकली कंपनसेट करने की कोशिश करोगा, एक मसनूई खुशी, एक आर्टिफिशियल खुशी लाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो अंदर से उसका होल वो बढ़ता ही चला जा रहा होगा। व्यूअर्स इसमें शक नहीं है कि अभी मैं अनमेट नीड का जिक्र कर रहा था, थोड़ी सी इस पर बात कर लेता हूँ कि यानी कि जब एक करैक्टर की इमोशनल शील्डिंग आ गई और उसने करैक्टर को डैमेज कर दिया बुरी तरह से, तो उसके इफेक्ट्स जो हैं ये गोया यानी कि वो जो इमोशनल ट्रॉमा है वो इतने डीप हो गए हैं उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में, उसकी ज़ात में, कि वो कई अरसा उसी के उसमें रहता है, हत्ता कि एक टाइम आता है कि एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक अर्जेंसी आ जाती है। अर्जेंसी किसकी? कि मुझे कुछ ना कुछ अनमेट मेरी नीड्स हैं उसको मुझे पूरा करना है, तो वो अर्जेंसी आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि उसकी जो उसने अब डायरेक्शन ले लिया उसकी करेक्शन के लिए, यानी उस डायरेक्शन को चेंज कैसे करना है, उसके अंदर एक अर्जेंसी आई थी, वो वक्त आता है। तो इस सारे सिलसिले के साथ जो अर्जेंसी तो उसको आ गई, लेकिन इस सारे के साथ एक सेंस भी प्रवेल कर रही है, अकम्पनी कर रही है वो सेंस कि कोई चीज़ उसकी ज़िंदगी से मिस कर रही है, उसकी ज़ात में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी लाइफ में कोई चीज़ मिस कर रही है जो इटसेल्फ एक पेन दे रही है। तो देखें ना, एक अब ट्रॉमा में है, उसकी एक अपनी पेन है, और फिर आप उस फियर में चले गए हैं, उस लाई में आप चले गए हैं, आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सालों गुजर गए हैं उसके, लेकिन फिर जब आपको एहसास होता है कोई चीज़ में मिस है उसकी लाइफ में, तो वो भी तो एक पेन कर देंगे ना, तो इसको हम अकम्पनिंग पेन कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ये जो साइकोलॉजिकल फियर है या जो फियर है जिसका साइकोलॉजिकल पेन है वो इतना एम्बेडेड हो चुका है, इतना घुस चुका फंगस की तरह अपना करैक्टर में, तो फिर वो अपना कोर्स कैसे चेंज करे? करैक्टर अब क्या करे? जब वो सेंस प्रवेल होनी शुरू हो गई है कि देयर इज समथिंग मिसिंग, तो फिर और वो फियर इतना डीप हो चुका है, इतने साल गुजर चुके हैं, तो अब करैक्टर क्या करे उसको बदलने के लिए? ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें आएंगी, खौफ हो गया या अपना कोई पशेमानी होगी, कोई दुख हो गया, और इवन कि आपका कोई मॉरल बिलीफ भी, वो मॉरल बिलीफ जैसे कि आपकी कोई ऑनर है, यानी कि इज़्ज़त का मामला है, आपके रिस्पेक्ट का मामला है, उन चीज़ों से वो एक्ट तो करेगा, लेकिन प्राइमरी मोटिवेटर्स आपके फियर और नीड ही रहेंगे। प्राइमरी मोटिवेटर्स तो आपकी वही थे जहाँ से फियर आपका स्टार्ट हुआ, और आपकी नीड्स थी जो कि आप, लेकिन नीड अंदर वाली चीज़ होती है, मैंने आपको पहले कहा ये वो चीज़ थी। तो रास्ते में ज़िंदगी में आप कुछ चीज़ों से रिएक्ट या एक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बताया, यानी उस आपकी इज़्ज़त का मामला हो, आपकी रिस्पेक्ट का मामला हो, ठीक है, आप कोई पशेमानी हो, कोई दुख हो, वो रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन प्राइमरी मोटिवेटर आपके यही रहेंगे, फियर एंड नीड। फियर के बारे में तो कितना पढ़ लिए कि ये बेसिकली करैक्टर को आगे बढ़ने से रोकता है, इसके मुख्तलिफ फॉल आउट्स हैं, ये करैक्टर को बहुत सारे काम करने, ज़िंदगी में काम करने से रोक देता है। लेकिन जो अनमेट नीड्स होती हैं ना, अनमेट नीड्स, वो करैक्टर के बिहेवियर को डायरेक्ट करती हैं, ठीक है ना। अगर अर्जेंसी बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो फिर अर्जेंसी अगर बहुत स्ट्रांग है तो नीड्स करैक्टर को पुश करेंगी कि वो एक्ट करें
वो एक्ट करे अगेंस्ट, हालांकि वो फियर्स और वो नीड्स जो आपकी प्राइमरी मोटिवेट्स है वो डीप आपके अंदर है। लेकिन मेरा ये सारा कहने का मतलब है कि ये जो अनमेट नीड्स है ना, अनमेट नीड्स में वो पावर होती है कि आपके बिहेवियर को अबव ऑल दीज चेंजेस चेंज कर दे। तो अब वो जो मैं कह रहा था ना कि कैसे चेंज होगा, तो दीज अनमेट चेंजेस, दीज अनमेट नीड्स हैव द पावर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर, चेंज कर दे, हालांकि उनकी जो डीपेस्ट फियर उनको रोक रहे हैं कि ना करें। तो व्यूअर्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम अनमेट नीड्स को देखेंगे, उसके कितने हिस्से होते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर। थैंक यू वेरी मच।